Till now we have completed the static indeterminacy of the frame कि फ्रेम की स्टैटिक इंडिटरमिनेसी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा, उस प्रीवियस लेक्चर में मैंने देखा था थियोरेटिकल पार्ट कि मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना और मेरा क्या कॉन्सेप्ट रहता है स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करने में। ठीक है माय डियर फ्रेंड, अब आगे देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम इस लेक्चर सीरीज के अंदर कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आपको कुछ बोर्ड पे कुछ क्वेश्चंस भी दिख रहे होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले मैं आपको रिवाइज करा दूं। मैंने कल आपको बताया था स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ फ्रेम में कि फ्रेम को क्या बनाना है, मुझे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना था। और ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो कंडीशंस मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी माय डियर फ्रेंड कि ट्री शुड हैव ओनली वन रूट, उसके पास एक रूट होनी चाहिए। और दूसरे उसके पास कंडीशन क्या थी कि ट्री के अंदर कोई क्लोज लूप ब्रांच नहीं होती है। प्लेन फ्रेम था तो डीएस स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3c माइनस आर डैश कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो भी मैं बता चुका था। और अगर स्पेस ट्रस है तो दैट इज 6c माइनस आर डैश। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। चलिए आगे चलते। फर्स्ट क्वेश्चन से मेरा आपको एक सिंगल बे पोर्टल फ्रेम दिख रहा होगा विच इज फिक्स एट बोथ द एंड। तीन क्वेश्चन लिखे मैंने बोर्ड पे। दिस इज द सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। एक बे है इसके अंदर, तो मैं क्या बोलता हूँ सिंगल बे पोर्टल फ्रेम। पोर्टल का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड 2D फ्रेम्स जो होते हैं। ठीक है, इसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डी एस क्या होता है फॉर्मूला, दैट इज 3c माइनस आर डैश। यही होता है फॉर्मूला स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 3c माइनस आर डैश। सी क्या होते हैं, किसी भी फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे, वो क्या हो गए मेरे सी। ठीक है, तो ये मेरे फ्रेम था। फ्रेम को मुझे ये बताइए कि इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मैंने एक कट यहाँ पे लगा दिया, तो इसका मतलब लेफ्ट वाला पार्ट मेरा अलग हो गया, राइट वाला पार्ट मेरा अलग हो गया, ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया, ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया है। इस लेफ्ट वाले पार्ट में कितनी रूट है, केवल एक। राइट वाले पार्ट में भी कितनी रूट है, केवल एक। क्या लेफ्ट वाले पार्ट में कोई मेरी क्लोज लूप ब्रांच है, नहीं। क्या राइट वाले पार्ट में है कि नहीं। और मेरे जितने भी जॉइंट हैं, ये जॉइंट भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है। चार जॉइंट है, चारों के चारों क्या है, रिजिड है। यानी कि मुझे कोई एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। तो यहां से सी की वैल्यू कितनी है, नाउ डी एस सी की वैल्यू कितनी आ गई, डेट इज 1 माइनस आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई, 0। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डी एस इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 3। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड, दैट इज 3। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको सिंगल बे पोर्टल फ्रेम दिया हुआ है, लेकिन उसका एक एंड फिक्स और दूसरा एंड क्या है, हिंज है। उसकी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपको कैलकुलेट करनी। वन मोर थिंग माय डियर फ्रेंड, एक तो तरीका ये था कि हम डायरेक्ट कैलकुलेट कर लें। इससे पहले जो मेरे प्रीवियस लेक्चर थे मैंने उसमें आपको बताया था कि हम सबसे पहले एक्सटर्नल कैलकुलेट कर सकते हैं और एक्सटर्नल इंटरनल कर लें, दोनों को एडअप कर लें। तो वो एक तरीका ये भी हो सकता है, तो हम यहाँ पे उसको भी ट्राई कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक्सटर्नल कैलकुलेट करते हैं डीएससी। तो डीएससी क्या होता है माय डियर फ्रेंड, आर माइनस एस, यही होता है ना। आर क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। तो फिक्स सपोर्ट पे कितनी होती है, 3। इधर भी फिक्स सपोर्ट पे कितनी, 3। तो टोटल नाउ डी एस सी टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन, 3 और 3 कितनी होगी, 6। इक्विलिब्रियम इक्वेशन मैंने ये भी बताया था, जब तक कंडीशन ना दे प्लेन है कि स्पेस स्ट्रक्चर है तब तक वही, अगर नहीं दिया तो प्लेन स्ट्रक्चर। क्लियर है। नाउ डी एस ई इज हाउ मच, डी एस ई इज कमिंग 6 माइनस 3, दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। 6 माइनस 3 कितना माय डियर फ्रेंड, 3। ये था मेरा एक्सटर्नल। और इंटरनल के लिए फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड, 3c माइनस आर डैश। सी क्या होता है कि क्लोज लूप को ओपन करने के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे। क्या इस फ्रेम में माय डियर फ्रेंड कोई क्लोज लूप दिख रही है, एक की लूप है, वो भी बॉटम पे क्या है मेरे, ओपन है। इसका मतलब मुझे कोई कट लगाना नहीं पड़ेगा, ना ही कोई कट लगाना नहीं पड़ेगा। यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूँ डेट इज 3 इंटू 0 माइनस, जब मेरी कोई लूप ही नहीं है तो उस लूप को रिस्ट्रेन लगाना करने के लिए कोई आर डैश भी नहीं होगा, यानी कि आर डैश की वैल्यू कितनी, 0। तो नाउ डी एस आई इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 0। यानी कि फ्रेम के एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी 3 और इंटरनल कितनी है माय डियर फ्रेंड, दैट इज 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि माय डियर फ्रेंड स्टैटिक कितना आ गया, डी एस ई प्लस डी एस आई, यानी कि 3 प्लस 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 3। यानी कि स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई, 3। इस मेथड से कैलकुलेट किया तब भी 3 आया, इस मेथड से कैलकुलेट किया मेरा तब भी 3 आया। क्लियर है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज द सेकंड क्वेश्चन। और इस फ्रेम की मुझे क्या कैलकुलेट करनी है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। सबसे पहला डायरेक्ट मेथड देखते हैं। डायरेक्ट मेथड के अंदर क्या होता है, स्टैटिक इंडिटरमिनेसी डी एस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 3c माइनस आर डैश।
सी होते हैं कितने कट लगाने पड़ेंगे उसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए। तो माय डियर फ्रेंड मैंने कट ये लगा दिया, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, इसके पास भी एक रूट, इसके पास भी एक रूट, नहीं इसमें कोई क्लोज लूप ब्रांच, नहीं इसमें कोई क्लोज लूप ब्रांच। तो माय डियर फ्रेंड डी एस इज हाउ मच 3, कितने कट लगाए 1। क्या सारे जॉइंट रिजिड है? ये जॉइंट रिजिड है, ये भी रिजिड है, ये भी रिजिड है, लेकिन ये जॉइंट रिजिड नहीं है। हिंज सपोर्ट मैंने बताया था कि अगर हिंज सपोर्ट को मुझे रिजिड बनाना है कितने रिस्ट्रेन लगाने पड़ते हैं? 1। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया। तो कितने रिस्ट्रेन लगाऊंगा मैं यहाँ पे? डेट इज 1। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? डेट इज कमिंग आउट टू बी 1। आर डैश की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 1 हो गई। क्लियर है? बताया था ना 3 नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर फिक्स सपोर्ट माइनस नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शन फॉर एक्चुअल सपोर्ट। क्लियर? यही बताया था ना, दैट इज 3 - 2, कितना आ जाएगा आंसर? 1 आ जाएगा। क्लियर है सभी को? तो कितने रिस्ट्रेन लगा? 1। और वो भी रिस्ट्रेन किसकी फॉर्म में लगाऊंगा मैं? उसके रोटेशन को रिस्ट्रेन करूंगा, मोमेंट की फॉर्म में रिस्ट्रेन लगाना पड़ेगा, यानी कि दैट इज कमिंग आउट टू बी 1। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज डी एस 3 - 1, इट इज हाउ मच? दैट इज 2। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया मेरा यहाँ से फ्रेम का? 2। क्लियर है? एक मेथड तो ये है। दूसरा मेथड क्या है? मैं एक्सटर्नल निकालूं, इंटरनल निकालूं और दोनों को क्या कर दूं? ऐड कर दूं। ठीक है? तो चलिए एक्सटर्नल निकालते हैं। नाउ हियर वी कैलकुलेटेड द एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी एंड एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी दैट इज R minus S। R is the total number of reactions। रिएक्शन चेक कर लेते हैं माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे रिएक्शंस कितनी है? फिक्स सपोर्ट है तो कितनी होती है? 3। हिंज सपोर्ट है तो कितनी होती है? 2। 3 और 2 कितना होगा? 5। तो R की वैल्यू कितनी हो जाएगी? दैट इज 5। S क्या होते हैं? इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। प्लेन कंडीशन है तो कितना होगा? 3। नाउ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी DSE दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 2। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2 आ जाएगी। नाउ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 2। ठीक है? अब एक्सटर्नल निकाल ली मैंने। एक मेथड तो बेटा माय डियर फ्रेंड ये था डायरेक्ट। अब दूसरा इंटरनल निकाल लेता हूं मैं। चलिए देखते हैं इंटरनल कैलकुलेट करते हैं। तो इंटरनल कैलकुलेट करूंगा, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड? DSI दैट इज 3C माइनस R डैश। लेकिन माय डियर फ्रेंड C और R डैश के मतलब वहां पे क्या थे कि क्लोज लूप को ओपन करने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे? क्या कोई क्लोज लूप दिख रही है? एक ही लूप है, वो भी बॉटम पे क्या है मेरी? ओपन है। यानी कि इसका मतलब आपको कोई भी कट नहीं लगाना पड़ेगा, यानी कि 3 × 0। जब कोई लूप ही नहीं है तो उसको रिस्ट्रेन क्या करोगे? तो R डैश की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? 0। तो DSI इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 0। DSI की वैल्यू कितनी आ गई मेरे यहाँ से? 0 आ गया। DSI इज कमिंग आउट टू बी 0। नाउ DS डायरेक्ट स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल कितना है? 2। इंटरनल कितना है? 0। नाउ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज DS इट इज हाउ मच? इट इज इक्वल टू 2। मैंने डायरेक्ट मेथड से निकाला, मेरा आंसर तब भी 2 आया। मैंने एक्सटर्नल इंटरनल इंडिविजुअल निकाले, मेरा आंसर तब भी कितना आ रहा माय डियर फ्रेंड? 2। क्लियर है सभी को? चलिए थर्ड क्वेश्चन कीजिए, एक बार ट्राई कीजिए सभी लोग। नहीं होगा तो फिर तो करेंगे ही हम लोग यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है? तो नाउ देखते हैं। चलिए थर्ड मेथड के लिए भी DS की वैल्यू कितनी होगी? DS इज कमिंग आउट टू बी दैट इज 3C माइनस R डैश। यही होता है माय डियर फ्रेंड फॉर्मूला। C क्या होता है कि फ्रेम को फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे वहां पे। ठीक है? तो ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए माय डियर फ्रेंड मैंने एक कट यहाँ पे लगा दिया। लेफ्ट वाला पार्ट अलग, राइट वाला पार्ट अलग। लेफ्ट वाले पार्ट के पास भी एक रूट, राइट वाले पार्ट के पास भी एक ही रूट, लेकिन इसके सारे जॉइंट रिजिड नहीं है, बनाने पड़ेंगे। जैसे कि इंटरनल हिंज पे कितने मेंबर मीट कर रहे हैं? 2। मैंने बताया था ना, अगर इंटरनल हिंज पे मेरे m मेंबर मीट करते हैं प्लेन स्ट्रक्चर के लिए तो कितने रिस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ते हैं? m-1। अगर वो मेंबर स्पेस स्ट्रक्चर के लिए मिलते हैं तो R डैश की वैल्यू कितनी होती है? 3m-1। तो प्लेन स्ट्रक्चर है तो R डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी माय डियर फ्रेंड? यहाँ से R डैश कितने मेंबर मीट कर रहे हैं? 2। तो 2 - 1 दैट इज 1। ये रिजिड है, ये रिजिड नहीं है। क्या है मेरा? हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट को लगाने के लिए कितने रिस्ट्रेन लगाने पड़ेगा? 1 लगाना पड़ेगा। ठीक है? कट कितने लगाए मैंने माय डियर फ्रेंड? 1 कट लगाया। नाउ DS इट इज कमिंग आउट टू बी 3 × 1 माइनस R डैश। R डैश कितना? 1 ये है और 1 ये, 1 और 1 2, -2। नाउ DS इट इज कमिंग आउट टू बी 3 - 2 that is DS it is coming out to be my dear friend how much? That is 1। degree of static indeterminacy कितना आ गया वहां से? 1 आ गया। now degree of static indeterminacy it is coming out to be 1। क्लियर है my dear friend? चलिए एक मेथड तो ये था। दूसरा क्या है? एक्सटर्नल निकालो इंटरनल निकालो, दोनों को ऐड कर दूं। तो निकालते हैं एक्सटर्नल DSC is equal to R - S। R is the total number of reactions, यही होता है।
हिंज फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है 3, हिंज सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन होती है 2, तो टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन कितनी होगी 3 + 2 कितना, हाउ मच, दैट इज 5, दैट इज 5। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कितनी होती है माय डियर फ्रेंड, दैट इज 3। तो यहाँ से मेरा एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी जो आएगा DSE, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 2। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 2। ठीक, क्लियर है। चलिए इंटरनल इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। इंटरनल कितना होता है, DSI इज हाउ मच, दैट इज 3C माइनस R डैश। C क्या होता है, क्लोज लूप को ओपन करने के लिए कितने कट की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी। तो क्या माय डियर फ्रेंड इंटरनल से पहले एक्सटर्नल देखिए, क्या एक्सटर्नल मैंने सही निकाली है, क्या आपको लग रहा है एक्सटर्नल। मैंने बेटा एक और बात बताई थी, अगर मेरी किसी स्ट्रक्चर में कुछ एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन डेवलप हो रही है तो वहां S+ का कॉन्सेप्ट आता है, बी में बताया था। तो यहाँ पे क्या होगा, R माइनस S प्लस एक इंटरनल हिंज आपको एक एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करेगा। तो S+ की वैल्यू कितनी होती है -1, तो 5 - 4 कितना बचा 1, यानी कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई आपके यहाँ से 1। इंटरनल क्या कोई क्लोज लूप दिख रही है आपको, नहीं, जब कोई क्लोज लूप ही नहीं है तो कोई कट नहीं लगेगा, ना ही R डैश होगा, क्योंकि मुझे तो क्लोज सेल को रिजिड करना रहता है। जब मेरी कोई क्लोज सेल ही नहीं है तो मैं उसको रिजिड करके भी क्या करूंगा, कोई रिजिड, यानी कि R डैश की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी मेरे यहाँ से, दैट इज 0। दैट मीन्स DSI is coming out to be how much, that is equal to 0। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया 0। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी 0। तो नाउ DS इट इज कमिंग आउट टू बी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल, एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल कितना है 1, इंटरनल कितना है 0, दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 1। यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितना आ गया माय डियर फ्रेंड यहाँ से, दैट इज इक्वल टू 1। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई वैल्यू 1 आ गई। मैंने डायरेक्ट निकाला तब भी 1 आया, मैंने इनडायरेक्ट वे में निकाला तब भी कितना आया 1। क्लियर है सभी को। चलो बेटा इसको जल्दी से नोट करो, फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं। नोट कीजिए आप इसको जल्दी से, नोट कीजिए सभी लोग। कितने क्वेश्चन हो गए 3। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कीजिए बेटा आप लोग, तब तक मैं फिफ्थ क्वेश्चन लिखता हूं यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन सोल्व कीजिए आप, फोर्थ क्वेश्चन कैलकुलेट कीजिए सभी लोग। चलिए देखिए बेटा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या होगा देखते हैं, चेक किया क्या आप लोगों ने। फॉर्मूला यूज करना है सबसे पहले। फॉर्मूला क्या होता है माय डियर फ्रेंड मेरा, दैट इज डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DAS इज इक्वल टू ऑफ 3C माइनस R डैश। C होता है कि मेरे
उस फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे। आपने मान लो एक कट यहाँ पे लगा दिया, लेफ्ट वाला पार्ट अलग, राइट वाला पार्ट मेरा अलग हो गया। ना ही लेफ्ट वाले पार्ट में मेरे कोई क्लोज लूप है और ना ही मेरे कोई राइट वाले पार्ट में कोई क्लोज लूप अवेलेबल है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? चलिए देखते हैं। लेकिन सारी जॉइंट मेरे रिजिड नहीं है। इस जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए कितने रेस्ट्रेंट अप्लाई करूंगा माय डियर फ्रेंड? 1, क्योंकि हिंज सपोर्ट को मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, हिंज सपोर्ट को रिजिड बनाने के लिए कितने लगाने पड़ते? 1। ये भी हिंज सपोर्ट, इसको भी कितना? 1। इंटरनल हिंज पे मेरे 2 मेंबर मीट करते हैं, यानी कि इसको करने के लिए डेट इज 2 - 1 डेट इज इक्वल टू हाउ मच? डेट इज 1। 2 - 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो नाउ कितने कट लगाए माय डियर फ्रेंड? मैंने एक कट लगाया माइनस आर डैश। आर डैश कितना होगा? 1 + 1 + 1 डेट इज 3, यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी फॉर दिस फ्रेम 3 - 3 डेट इज कमिंग आउट टू बी 0। कितना आ गया माय डियर फ्रेंड? इट इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, एक मेथड तो यही था मेरा। दूसरा मेथड क्या, मैं एक्सटर्नल निकालूं, इंटरनल निकालूं और दोनों को क्या कर दूं? एड अप कर दूं। ठीक है, 0 आया होगा, होप सो आपका सभी का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट मेथड। नेक्स्ट is the external is DSE, it is R minus S। ठीक है, R क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शंस। तो हिंज सपोर्ट है तो मेरी कितनी रिएक्शन होंगे? 2। यहाँ पे भी कितनी रिएक्शन होंगे? 2। 2 और 2 कितना हो गया माय डियर फ्रेंड? दैट इज कमिंग आउट टू बी 4। नाउ इट इज 4 माइनस S। S कितना होता है? 3। लेकिन माय डियर फ्रेंड मैंने एक और बात बताई थी कि स्ट्रक्चर के अंदर कुछ ऐसी स्पेशल कंडीशन आती है कि वो कुछ एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, एडिशनल इक्विलिब्रियम यानी कि एक इंटरनल हिंज आपको एक एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करेगा, यानी कि S प्लस की वैल्यू कितनी हो जाएगी वहां से? 1। नाउ S प्लस इज 1 कमिंग आउट टू बी 1, तो माइनस S प्लस दैट इज 1। तो DSE डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज 4 - 4 दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। कितनी होगी डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी माय डियर फ्रेंड? दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। क्लियर है सभी को? अब इंटरनल इंडिटरमिनेसी कितने कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। नाउ इंटरनल इंडिटरमिनेसी दैट इज DSI इट इज 3C माइनस R डैश। लेकिन C और R डैश के मीनिंग यहाँ पे अलग होते हैं। C क्या होता है कि स्ट्रक्चर में क्लोज लूप को ओपन करने के लिए कितने कट लगेंगे। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको कोई क्लोज लूप नहीं, एक ही लूप है वो भी ओपन है, यानी कि मेरा कोई कट नहीं लगेगा। और R डैश भी जब कोई क्लोज ही लूप नहीं है तो उसको रिजिड कैसे बनाऊंगा मैं? रिजिड बना ही नहीं सकते जब अवेलेबल ही नहीं है। तो C की वैल्यू कितनी होगी माय डियर फ्रेंड? यहाँ से 0। R डैश की भी वैल्यू कितनी होगी? 0। नाउ इंटरनल इंडिटरमिनेसी दैट इज DSI इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 0। इंटरनल इंडिटरमिनेसी भी कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? 0। तो यहाँ से टोटल कितनी आएगी? दैट इज टोटल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज DS इज इक्वल टू हाउ मच? दैट इज एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड? 0। एक्सटर्नल भी कितना है मेरा? 0। इंटरनल भी कितना है? 0। तो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी दैट इज कमिंग आउट टू बी 0। क्लियर है सभी को? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? यहाँ से 0। आपने डायरेक्ट वे में निकाला तब भी 0 आया, इनडायरेक्ट वे में निकाला आपने तब भी आपका आंसर कितना आया? 0। क्लियर है सभी को? चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज कमिंग इन गेट एग्जामिनेशन, गेट 1993 में आया हुआ था। ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस बेटा मैं करा रहा हूँ यहाँ पे ये आपके किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, ट्राई कीजिए एक बार। एंड दिस क्वेश्चन कमिंग इन ES 2016, IAS में आया था 2016 के अंदर। चलिए देखते हैं क्या। सबसे पहले माय डियर फ्रेंड मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना रहता है? डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी DS इज इक्वल टू 3C माइनस R डैश। C क्या होता है? ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड मैंने एक कट लगा दिया, मान लो यहाँ पे अगर मैंने एक कट लगाया ये पार्ट अलग हो गया, लेकिन माय डियर फ्रेंड एक ट्री की मैंने बताया हमेशा एक रूट होती है, लेकिन ये वाला पार्ट अभी भी किससे कनेक्ट है? सेकंड वाले पार्ट से कनेक्ट है। जब वो सेकंड वाले पार्ट से कनेक्ट है तो इसका मतलब उसकी कितनी रूट हो गए? 2। लेकिन ट्री शुड हैव ओनली 1 रूट। तो मुझे फ्रेम में कट इस तरह से लगाने हैं कि उसकी रूट भी एक हो और उसमें कोई क्लोज लूप ब्रांच ना हो। इसका मतलब मैंने एक कट और लगा दिया इधर, एक कट ये लगा, एक कट ये लगा, ये लेफ्ट वाला पार्ट अलग हो गया। क्या इसमें कोई क्लोज लूप दिख रही है आपको? नहीं, एक थी पहले लेकिन आपने कट लगा दिए तो वो पार्ट अलग हो गए, ना ही कोई क्लोज लूप ब्रांच है और ना ही इसमें कोई केवल एक ही रूट है। इधर भी एक रूट है, ना ही कोई क्लोज लूप ब्रांच है। तो कितने कट लगाए माय डियर फ्रेंड? आपने 2 कट लगाए। तो यहाँ से C की जो वैल्यू होगी दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 2 DS इट इज
3 × 2 माइनस आर डैश। आर डैश होता है कि नंबर ऑफ फ्री स्टैंड अप्लाइड टू मेक ऑल द जॉइंट रिजिड। सारे जॉइंट आपको रिजिड दिख रहे हैं? नहीं, बनाने पड़ेंगे। कैसे? हिंज सपोर्ट को बनाने के लिए कितने लगाने पड़ते हैं? दैट इज 1, बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर में। ये इंटरनल हिंज पे मेरे 2 मेंबर मेट करते हैं, तो आर डैश की वैल्यू कितनी? 2 - 1 दैट इज 1। अगेन इंटरनल हिंज पे मेरे 2 मेंबर मेट कर रहे हैं, तो आर डैश की वैल्यू कितनी होगी माय डियर फ्रेंड? 2 - 1 दैट इज 1। रोलर सपोर्ट को रिजिड बनाने के लिए कितने रिस्ट्रेन लगाने पड़ते हैं? कल बताया था मैंने माय डियर फ्रेंड, 2 रिस्ट्रेन लगाने पड़ते हैं। आर डैश की वैल्यू दैट इज 2। आर डैश की वैल्यू कितनी होगी? 2। ठीक है ना। एक तो उसका हॉरिजॉन्टल मूवमेंट रिस्ट्रेन करना पड़ेगा और एक रोटेशन रिस्ट्रेन करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ रिस्ट्रेन कितने होंगे? 2 और एक 3 और एक 4 और एक 5। तो यानी कि यहां से आर डैश की वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? दैट इज 5। नाउ ds इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 6 - 5, that is degree of static indeterminacy, it is coming out to be how much? That is 1। जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडेटरमिनेसी है उसकी वैल्यू कितनी आ गई माय डियर फ्रेंड? यहाँ से 1 आ गई। क्लियर है सभी को? एक मेथड तो ये था। दूसरा मेथड क्या हो सकता है? ds निकाल लिया। अब ठीक है माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे दूसरे तरीके से एक्सटर्नल निकालते हैं, इंटरनल निकालते हैं, दोनों को ऐड करते हैं। नाउ एक्सटर्नल इंडेटरमिनेसी इज हाउ मच? दैट इज DSA इज R - S। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? ठीक है। R क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। हिंज सपोर्ट है तो 2 रिएक्शन होंगे, रोलर सपोर्ट है तो मेरी 1 रिएक्शन, तो 2 + 1 कितना हो गया? दैट इज 3। इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम भी कितने होते हैं? 3। लेकिन मैंने बताया था माय डियर फ्रेंड, कुछ बीम के अंदर, किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर कुछ स्पेशल कंडीशन ऐसी होती हैं जो मुझे एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करती हैं। ठीक है। जैसे एक इंटरनल हिंज है, मुझे कितने एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देगा? एक इंटरनल हिंज मुझे कितने एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन देगा? 1। क्लियर है माय डियर फ्रेंड? एक नोट पॉइंट यहाँ पे आपको लिख लेना है कॉपी में, या याद रखना है। नोट पॉइंट क्या होगा माय डियर फ्रेंड? नोट पॉइंट ये होगा, अगर ये स्पेशल कंडीशन का मतलब जो भी मेरे हिंजेस हैं, अगर ये हिंजेस मेरी क्लोज सेल के बाहर है, ये मेरी क्लोज सेल है ना, यहाँ पे ये एक ही क्लोज सेल है मेरी। ठीक है। अगर इस क्लोज सेल के बाहर है मेरी जितनी भी स्पेशल कंडीशन है, कुछ और स्पेशल कंडीशन आएगी आगे, एक्सियल थ्रस्ट रिलीज आएगा, शियर रिलीज आएगा। ठीक है। यानी कि यहाँ पे तो ये इंटरनल हिंज दी है। अगर ये इंटरनल हिंज, ये स्पेशल कंडीशन मेरी क्लोज सेल के बाहर है, तो मैं इनको एक्सटर्नल में काउंट करूंगा। मतलब ये एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन प्रोवाइड करेंगे किसके केस में? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी के केस में। लेकिन अगर ये स्पेशल कंडीशन मेरी क्लोज लूप पे आ जाए, क्लोज लूप का मतलब है कि ये मेरी क्लोज लूप है, इसकी सर्कमफेरेंस पे कहीं पे भी अगर ये स्पेशल कंडीशन आ जाती, तो मैं इनको एक्सटर्नल में, ये एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन एक्सटर्नल में काउंट नहीं करता, मैं इंटरनल इंडिटरमिनेसी जब मैं कैलकुलेट करता तब मैं उनको काउंट करता। क्लियर है? कैसे करेंगे वो मैं क्वेश्चन से समझाऊंगा। क्लियर है सभी को? नाउ R - S प्लस कितनी एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है? 2। कितनी एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन है मेरे पास? 2 है। ठीक है। टोटल नंबर ऑफ फ्रैक्शन मेरी 3 थी। नाउ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी दैट इज DSA, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज -2। कितनी है माय डियर फ्रेंड? एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी आ गई मेरी -2। क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे देखते हैं इंटरनल इंडिटरमिनेसी। इंटरनल इंडिटरमिनेसी होती है माय डियर फ्रेंड दैट इज DSI इक्वल टू 3C - R डैश। C होते हैं कि क्लोज लूप को ओपन करने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे। एक ही क्लोज लूप है, तो एक ही क्लोज लूप को ओपन करने के लिए आपने मान लो एक कट लगा दिया, ये आपने एक कट लगा दिया, यहाँ से ओपन एक कट लगा दिया। क्लियर है? तो C की वैल्यू कितनी हो गई माय डियर फ्रेंड? 1। C की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से? 1, यानी कि 3 × 1 माइनस, क्या ये जो क्लोज सेल है ये आपको रिजिड है? क्योंकि स्लो सेल का हर एक जॉइंट क्या है माय डियर फ्रेंड? वो रिजिड है। तो जब रिजिड है तो कोई एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस नहीं लगेगा, यानी कि इट इज कमिंग आउट टू बी 0। दैट मींस इंटरनल इंडिटरमिनेसी DSI 3 - 0, इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 3। जो मेरी इंटरनल इंडिटरमिनेसी थी वो कितनी आ जाएगी? यहाँ से 3 आ जाएगी। क्लियर है सभी को? एक मेथड तो ये दूसरा स्टैटिक डायरेक्ट निकालने का कि मैं एक्सटर्नल निकाल लूँ, मैं इंटरनल निकाल लूँ, दोनों को ऐड कर दूं। एक्सटर्नल कितना है? -2। नाउ एक्सटर्नल इज द -2, इंटरनल है 3। नाउ DS इट इज कमिंग आउट टू बी 1। इट इज कमिंग आउट टू बी 1। मैंने माय डियर फ्रेंड इनडायरेक्ट वे में निकाला तब भी मेरा आंसर 1 है, मैंने डायरेक्ट वे में निकाला तब भी आंसर कितना है? 1। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को? चलो, कुछ बच्चे यहाँ पे सोच रहे होंगे कि सर ये जो एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी है -2 है, माइनस का मतलब क्या है? बेटा अगर कोई भी डिटरमिनेसी लेस देन 0 है तो इसका मतलब वो स्ट्रक्चर अनस्टेबल है।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी -12 यानी कि लेस देन 0 है, तो इसका मतलब ये है बेटा ये स्ट्रक्चर मेरी एक्सटर्नली अनस्टेबल है। अनस्टेबल कैसे होगी बेटा, ये भी मुझे पता है कि ये भी हिंजेज है, यहाँ पे ये भी एक हिंजेज है। अगर मैं कोई भी लोड लगा दूं स्ट्रक्चर पे, यहाँ पे कोई भी लोड लगा दूं तो स्ट्रक्चर क्या कर जाएगी मेरी, फॉल आउट कर जाएगी नीचे, यानी कि वो एक्सटर्नली कैसी है, अनस्टेबल स्ट्रक्चर है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड, इसलिए आपका नेगेटिव आ रहा है। क्लियर है। अगर मेरी इंटरनल इंडिटरमिनेसी आती तो उसका मतलब नेगेटिव आती तो इसका मतलब ये होता कि उसकी कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है स्ट्रक्चर की कि वो इंटरनली अनस्टेबल हो रही। वो हम देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर जब हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर, तो वहां पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे उसका। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। चलो नोट करो इसको, फिर आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नोट कीजिए इसको, फिर आगे कुछ और क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं यहाँ पे। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए माय डियर फ्रेंड, तब तक मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं इधर। क्वेश्चन नंबर 6 कीजिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 7 लिख देता हूं मैं। चलिए कीजिए, क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिख रहा होगा माय डियर फ्रेंड, यहाँ पे एक वर्ड लगा है हिंज नेक्स्ट टू द जॉइंट। हिंज नेक्स्ट टू द जॉइंट का मतलब ये है माय डियर फ्रेंड कि जो मेरा हिंज लगा है वो एग्जैक्टली जॉइंट पे नहीं है, जॉइंट से थोड़ा आगे है, स्लाइट थोड़ा आगे है। जो मेरा जहाँ पे हिंज है वो थोड़ा जॉइंट से आगे है, यानी कि अगर ये मेरा जॉइंट है तो उससे थोड़ा आगे है। क्लियर है माय डियर फ्रेंड। इसका मतलब मेरे हिंज पे यहाँ पे 3 मेंबर मीट नहीं कर रहे, अब 3 मेंबर मीट नहीं कर रहे। एक पार्ट तो मेरा ये हो गया और एक छोटा सा पार्ट ये हो गया जो इस जॉइंट और इस इंटरनल हिंज के बीच में है। ठीक है, तो इसका मतलब कितने रिस्ट्रेंट अप्लाई करने पड़ेंगे, 2 - 1 दैट इज 1। क्लियर है सभी को। चूंकि 2 मेंबर मीट कर रहे हैं, इसका मतलब वहां पे 3 मेंबर मीट नहीं कर रहे हैं। इस इंटरनल हिंज पे कितने मेंबर मीट करते हैं, 1 2 एंड 3, तो कितने डिस्टेंस लगाने पड़ेंगे, 3 - 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 2। क्लियर है सभी को। 3 - 1 दैट इज कमिंग आउट टू बी 2। क्लियर है माय डियर फ्रेंड सभी को। चलिए अब निकालते हैं स्टैटिक इंडिटरमिनेसी। तो मुझे पता है माय डियर फ्रेंड कि जो मेरी स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है ds, इट इज कमिंग आउट टू बी ऑफ 3c - r डैश। c होते हैं कि उस फ्रेम को ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे। तो एक कट मैंने यहाँ लगा दिया माय डियर फ्रेंड, एक कट मैंने यहाँ लगा दिया। इसके लेफ्ट वाला पार्ट अलग हो गया मेरा और राइट वाला पार्ट अलग हो गया। इसके पास भी एक रूट, इसके पास भी एक रूट, और ये जो क्लोज लूप ब्रांच थी वो भी क्या हो गई मेरी, ओपन हो गए। यानी कि इसमें भी कोई क्लोज लूप ब्रांच नहीं है लेफ्ट वाले पार्ट में, ना ही राइट वाले पार्ट में कोई क्लोज लूप ब्रांच है। कट कितने लगाए माय डियर फ्रेंड मैंने, 2। नाउ ds इट इज कमिंग आउट टू बी 3 × 2 - r डैश। r डैश होता है हर एक जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए मुझे कितने रिस्ट्रेन लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो हर एक जॉइंट कितने थे, ये इन दोनों को बनाने के लिए रिस्ट्रेन लगा दिया, यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 1 लगाया, बाकी सब जॉइंट कैसे मेरे रिजिड है। यानी कि 2 + 1 कितना आ गया माय डियर फ्रेंड, दैट इज 3। नाउ ds डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी 6 - 3 दैट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच,
दैट इज 3। कितनी आ गई डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी आपकी? 3 आ गई। क्लियर है सभी को? चलिए, ये था मेरा एक तरीका डायरेक्ट कैलकुलेट करने का। दूसरा जो हम करते हैं, एक्सटर्नल निकालते हैं, इंटरनल निकालते हैं और दोनों को क्या कर देते हैं? एड अप कर देते हैं। चलिए देखते हैं दूसरे तरीके से। नाउ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज हाउ मच? दैट इज r माइनस एस। ठीक है, r माइनस एस। r इज द टोटल नंबर ऑफ रिएक्शन। फिक्स सपोर्ट पे कितने रिएक्शन? 3। इधर भी फिक्स सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन? 3। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। नाउ डिग्री ऑफ एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी इट इज r कितना हो गया? 6 माइनस 3। S इज द इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। माय डियर फ्रेंड, मैंने एक बताया था S प्लस एडिशनल इक्विलिब्रियम इक्वेशन। अगर हिंजेस, ये स्पेशल कंडीशन किसी क्लोज लूप पे आ रहे हैं, यानी कि ये भी क्लोज लूप पे, ये भी क्लोज लूप पे हैं, तो ये इंटरनल इंडिटरमिनेसी में काउंट होंगे, ना कि एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी में। क्लियर है? किसमें काउंट होंगे? इंटरनल इंडिटरमिनेसी में। यानी कि यहाँ पे S प्लस अब एक्सटर्नल में काउंट नहीं करूंगा। तो इसका मतलब DSE इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच? दैट इज 3। एक्सटर्नल इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई मेरी? यहाँ से 3 आ गई। क्लियर है सभी को? इंटरनल कैसे निकालेंगे? नाउ इंटरनल दैट इज DSI इट इज 3C माइनस R डैश। C क्या होता है कि क्लोज लूप को ओपन करने के लिए आपको कितने कट लगाने पड़ेंगे? एक ही क्लोज लूप है और एक ही क्लोज लूप को ओपन करने के लिए आपने मान लो आप एक कट ये लगा दे, दैट इज C इक्वल टू 1। क्लोज लूप ओपन हो गए। लेकिन ये क्लोज लूप माय डियर फ्रेंड मेरी रिजिड नहीं है, उसको रिजिड बनाना पड़ेगा। कैसे बनाऊंगा रिजिड? कुछ एक्स्ट्रा रिस्ट्रेन लगा के। और रिस्ट्रेन कितने लगाए हैं? इस जॉइंट को रिजिड करने के लिए मैंने 2 रिस्ट्रेन लगाया और इस जॉइंट को रिजिड करने के लिए मैंने 1 रिस्ट्रेन लगाया, यानी कि टोटल रिस्ट्रेन कितने लगाए? 2 + 1 दैट इज 3। तो C की वैल्यू कितनी है माय डियर फ्रेंड? 1। C की वैल्यू 1, R डैश की वैल्यू 3, यानी कि इंटरनल इंडिटरमिनेसी फॉर दिस फ्रेम इट इज हाउ मच? दैट इज 0। इस फ्रेम के लिए जो इंटरनल इंडिटरमिनेसी आई वो आपकी 0 आ गई। तो एक्सटर्नल है 3, इंटरनल है 0। इसका मतलब माय डियर फ्रेंड यहाँ से अगर मैं टोटल निकालूं दैट इज DS इट इज इक्वल टू एक्सटर्नल प्लस इंटरनल। तो एक्सटर्नल कितनी थी माय डियर फ्रेंड? यहाँ से एक्सटर्नल इज 3 एंड इंटरनल इज कमिंग आउट टू बी 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी 3। यानी कि डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई मेरी? 3 आ गई। मैंने डायरेक्ट वे में कैलकुलेट की तब भी 3 आई, मैंने इनडायरेक्ट वे में कैलकुलेट की मैं तब भी आंसर मेरा कितना आया? 3 आया। क्लियर है सभी को? चलो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जो क्वेश्चन नंबर 7 है दैट इज कमिंग इन द गेट एग्जामिनेशन 2001। ये आपका गेट एग्जामिनेशन में आया है 2001 के अंदर। क्लियर है सभी को? चलो देखते हैं माय डियर फ्रेंड कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका ये। स्टैटिक इंडिटरमिनेसी निकालते हैं। तो स्टैटिक कैसे निकालते हैं माय डियर फ्रेंड? दैट इज DS इज ऑफ 3C माइनस R डैश। C होते हैं कि इसको ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाने के लिए कितने कट लगाने पड़ेंगे। तो मैंने एक कट माय डियर फ्रेंड यहाँ पे लगा दिया, एक कट मैंने यहाँ पे लगा दिया, एक कट ये लगा दिया, एक कट ये लगा दिया। ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया, ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया और ये वाला पार्ट मेरा अलग हो गया। तीनों सेगमेंट मेरे अलग हो गए। क्लियर है सभी को? तीनों सेगमेंट क्या हो गए मेरे? अलग हो गए। ठीक है, इसके पास भी एक रूट, इसके पास भी एक रूट, इसके पास भी एक रूट। ना ही इसमें कोई क्लोज लूप ब्रांच, ना ही इसमें और ना ही इसमें, लेकिन सारे जॉइंट रिजिड नहीं है। ठीक है, अब ये तो जॉइंट रिजिड है, ये रिजिड नहीं है, इसको क्या बनाना पड़ेगा? रिजिड एक्स्ट्रा रिस्ट्रेंट। तो हिंज सपोर्ट को रिस्ट्रेंट बनाने के लिए कितने रिजिड कितने लगाते हैं? R डैश 1। अगेन हिंज को कितने लगाएंगे? यहाँ पे भी R डैश की वैल्यू कितनी होगी? 1। बाकी तो सारे क्या है मेरे? रिजिड है। तो नाउ C की वैल्यू इज हाउ मच? दैट इज DS। C कितने कट लगाए मैंने? 1 and 1 2 कट लगाए। R डैश कितना है? 1 + 1 कितना? 2। नाउ DS इट इज 3 × 6 - 2 दैट इज कमिंग आउट टू बी 4। डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कितनी आ गई? यहाँ से 4 आ गई। नाउ डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी इट इज कमिंग आउट टू बी 4। क्लियर है? एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका जो हम हमेशा की तरह करते हैं माय डियर फ्रेंड कि मैं एक्सटर्नल निकाल लूँ। एक्सटर्नल कितना होता है? R माइनस एस। R माइनस एस। R कैसे निकालूंगा माय डियर फ्रेंड? यहाँ से फिक्स है तो 3, यहाँ पे R की वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू कितनी? 2। तो 3 2 5 और 2 7, यानी कि R की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 7। नाउ R इज कमिंग आउट टू बी 7, S इज कमिंग आउट टू बी 3। लेकिन कोई S एडिशनल कोई स्पेशल कंडीशन दी नहीं है, तो एड्स प्लस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होगा, यानी कि DSE is coming out to be how much? That is 4. Degree of external indeterminacy it is coming out to be how much? That my dear friend, that is 4. यानी कि आपकी कितनी वैल्यू आ गई उसकी? 4 आ गई। क्लियर है? अब अगर मुझे इंटरनल निकालना हो तो इंटरनल के लिए DSI it is coming out to be of 3C minus R डैश,
लेकिन सी और आर डैश की मीनिंग अलग होते हैं। सी क्या होते हैं इंटरनल के केस में कि क्लोज सेल को ओपन करने के लिए मुझे कितने कट लगाने पड़ेंगे। सेल तो आपकी दो है लेकिन दोनों की दोनों क्या है, ओपन है, यानी कि कोई कट आपको नहीं लगाना, कोई भी कट आपको नहीं लगाना, यानी कि डी एस आई इट इज कमिंग आउट टू बी 3 × 0 माइनस, जब आपकी कोई क्लोज सेल ही नहीं है तो उसको रिजिड कैसे भी कैसे बनाओगे, यानी कि आर डैश की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 0, यानी कि डी एस आई इट इज कमिंग आउट टू बी हाउ मच, दैट इज 0। डिग्री ऑफ इंटरनल इंडिटरमिनेसी भी आपकी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, अब अगर दोनों को ऐड कर दूं, दोनों को मैं ऐड कर दूं, यानी कि डी एस इट इज कमिंग आउट टू बी एक्सटर्नल प्लस इंटरनल दैट इज कमिंग आउट टू बी 4 + 0 दैट इज कमिंग आउट टू बी 4। मैंने एक्सटर्नल इनडायरेक्ट वे में निकाला तब भी मेरा आंसर 4 आया, और मैंने डायरेक्ट वे में निकाला तब भी मेरा आंसर कितना है माय डियर फ्रेंड, दैट इज 4। क्लियर है सभी को? चलो जल्दी से नोट कीजिए इसको, फिर आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। नोट कीजिए सभी लोग।